नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 8 जुलाई 2020 है और हम आज कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार कहता है, लाइफ में जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। What you give to others in life is what you get by returning। दोस्तों, इस विचार का अर्थ केवल यही है कि आप जो भी कुछ दूसरों को देते हैं अपनी लाइफ में वही आपको लौट कर मिलता है। यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान आपको मिलेगा और यदि आप अपमान देंगे तो अपमान ही आपको दूसरों से मिलेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम कीजिए और हमेशा दूसरों से अच्छे व्यवहार बनाकर रखिए, क्योंकि जब आप सम्मान दूसरों को देंगे तो बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। विच स्टेट विल हैव द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? आंसर रहेगा यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में दुनिया का कह सकते हैं हम, क्योंकि वर्ल्ड का ही है ये, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो राजस्थान के जयपुर में एक विशाल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और जयपुर में अभी भी 30,000 की दर्शक क्षमता वाला एक सवाई मानसिंह स्टेडियम पहले से है, लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने शहरवासियों को एक और विशाल स्टेडियम देने का फैसला किया है और हाल ही में एक और क्रिकेट स्टेडियम बनाने की अनुमति मिल चुकी है। और इस नए क्रिकेट स्टेडियम की जो क्षमता होगी, दर्शकों को बैठाने की क्षमता, वो होगी 75,000 लोगों की। ठीक है, यहाँ 75,000 लोग एक साथ बैठकर मैचेस देख सकेंगे। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का अहमदाबाद का मोटेरा बनकर तैयार हो चुका है इस समय। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर एक मोटेरा स्टेडियम बन चुका है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसकी जो कैपेसिटी है वो है 1,10,000 के करीब। ठीक है, जबकि दूसरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में स्थित है जिसकी कैपेसिटी है 1,02,000। ठीक है, और तीसरा स्टेडियम अभी जो था वो कलकत्ता में था, लेकिन अब जो तीसरा स्टेडियम बनेगा वो बनेगा जयपुर में जो ये नया स्टेडियम बनेगा, इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 75,000 लोगों की। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड गैस कनेक्शन टू द ऑल हाउस होल्ड्स? सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? आंसर रहेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में देश का पहला राज्य है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत सभी को, मतलब सभी लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। एलपीजी गैस कनेक्शन से महिलाओं को रसोई गैस के धुएं के दुष्प्रभाव से बचाना ही इस उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य था और इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और जिसको बखूबी निभाया हिमाचल प्रदेश ने, जिसने सभी घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच कंट्री हैज़ अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ए न्यू स्पाई सैटेलाइट OFAC 16 इन ऑर्बिट थ्रू लोकली डेवलप्ड शैबित रॉकेट? किस देश ने स्थानीय रूप से विकसित शैबित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है OFAC 16? आंसर रहेगा यहाँ पर इज़राइल ने हाल ही में अपना एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है और जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया उसका नाम है शैबित। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। इसने ये जो रॉकेट है ये पाल्माचिन एयरबेस से लॉन्च किया है। दैट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बस यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इज़राइल ने भी एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है, नाम है जिसका OFAC 16। ठीक है, इज़राइल की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ यरूशलेम बनती है, मुद्रा रहती है इज़राइल शेकेल और राष्ट्रपति का नाम है रियूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, नेतन्याहू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच टूरिज्म बोर्ड हैज़ स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड वेटिंग फॉर यू? कौन से पर्यटन बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है? इंतज़ार आपका नाम से इस अभियान को शुरू किया गया है। हमें बताना किस राज्य के बोर्ड ने इसे शुरू किया है। तो आंसर रहेगा यहाँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में इंतज़ार आपका नाम के इस अभियान को लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक इस अभियान को शुरू किया है और यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थल जो होंगे, पर्यटक स्थल, उनको खूबसूरत तरीके से उनका वर्णन किया जाएगा और पर्यटकों को वहां आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा। ठीक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों के साथ साथ पर्यटकों की समय और सुविधा के अनुसार विभिन्न टूर पैकेज भी तैयार कर लिए हैं। साथ ही आपको एक और चीज़ याद होगी, अभी हाल ही में किल कोरोना नाम से अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया है कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए। ठीक, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल इस समय वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑन 10 जुलाई 2020? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, मतलब ये करेंगे, अभी 10 जुलाई को करेंगे। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। रीवा जो जिला है ये मध्य प्रदेश का जिला है और मध्य प्रदेश के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस पावर प्लांट की। सो ये 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट होगा जो एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट होगी। ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है और इसका फुल नेम जो है वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत सरकार का सौर ऊर्जा निगम, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर है। मतलब तीनों से मिलाकर एक उद्योग बनाया गया, तीनों की मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें तीनों कंपनियां कौन कौन है? पहले है अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, रीवा की कंपनी है जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड। ठीक है, दूसरी है एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और तीसरी है भारत सरकार की सौर ऊर्जा निगम। इन तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को विकसित किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल गोल रखा है 100 गीगावाट का। 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा जो कैपेसिटी है, सोलर पावर कैपेसिटी, वो 100 गीगावाट करने की उन्होंने लक्ष्य रखा है। और ऐसा उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि 2022 में हमें 75 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए। ठीक है, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए और अधिक पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बदलने के लिए मेगा सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन भारत के लिए एक आगे बढ़ने का कदम है। ठीक है, मतलब पर्यावरण की रक्षा और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हमारी निर्भरता को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र हैं इनका उद्घाटन करना भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान रिसेंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक MOU, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं और ये जो एग्रीमेंट ये वहाँ की मतलब अफगानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हैं। तो हमें बताना है इन दोनों के बीच में कितने ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। आंसर रहेगा 5। ठीक है, 5 एग्रीमेंट यहाँ साइन हुए हैं। इन 5 एग्रीमेंट्स की जो मूल्य होगा वो होगा 2.6 मिलियन का। ठीक है, 2.6 मिलियन रुपीज़ का 2.6 मिलियन रुपीज़ की समझौते, ये जो 5 समझौते हुए इनका जो टोटल मूल्य होगा वो 2.6 मिलियन होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये जो समझौता हुआ है ये भारत सरकार,
अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है। ठीक है, साथ ही ये जो समझौता हुआ है अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। ठीक है, साथ ही अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत इस फंड को रिलीज़ करेगा। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री, मतलब ये जिन कंट्रीज़ के संग बाउंड्री शेयर करता है वो है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, और साथ में इंडिया के संग ये सबसे कम बाउंड्री को शेयर करता है। बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की, सो काबुल है यहाँ पे कैपिटल। प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट है यहाँ पर अशरफ घनी। नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर यहाँ पे जो है, मतलब संसद को यहाँ नेशनल असेंबली कहा जाता है। अपर हाउस को हाउस ऑफ एल्डर्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। यहाँ की करेंसी है अफगानी। ठीक है, तो ये है यहाँ की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 कमिटी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा गठित एस्टैब्लिश्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, ये जो एक समिति बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, इस समिति में जो अपॉइंटमेंट किया गया, किसका किया गया, इसके जो मेन अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? तो आंसर रहेगा यहाँ सिजो कुरुविला जॉर्ज। ठीक है, सिजो कुरुविला जॉर्ज ये होंगे यहाँ पर अध्यक्ष। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो सिजो कुरुविला जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में की गई है। ठीक है, ये जो जॉर्ज जो है ये स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। ठीक है, इसके साथ ही वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। ठीक है, मतलब ये जो समिति बनाई गई है, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हरकेश मित्तल इसके अध्यक्ष हैं, और इनको जो जॉर्ज हैं, ये सिजो कुरुविला जॉर्ज, ये उन 8 सदस्यों में शामिल हैं जो इस समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, बात करते हैं समिति की जिसे नाम दिया गया स्टेप 2020। ठीक है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई एक समिति है, और जिसका उद्देश्य होगा जो वर्तमान में नीति जो चल रही है इस समय, पॉलिसी 2013 की चल रही है। ठीक है, और उसी पॉलिसी को वैज्ञानिक नवाचारों पर जोर देने के साथ साथ इसे अपडेट करने का भी जिम्मेदारी इस नई पॉलिसी की होगी। ठीक है, 2013 में जो पॉलिसी इस समय कार्यान्वित है उस पॉलिसी को अपडेशन करना और साथ ही उसमें और सारे साइंस इनोवेशंस को लागू करवाना, ये इस नई पॉलिसी का उद्देश्य होगा। ये देश की 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति है। ठीक है, इससे पहले 4 नीतियाँ लागू की जा चुकी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी शपथ ली है, और इसी के साथ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी एक सदस्य की नियुक्ति की गई है। हमें बताना है क्या नाम है उनका। आंसर रहेगा यहाँ पर रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वैसे प्रोटेम स्पीकर थे जगदीश देवड़ा वर्तमान स्पीकर थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में एज अ मंत्री उन्होंने शपथ ले ली है, और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद जो नए स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, चुनाव होने तक ये स्पीकर रहेंगे। तो जो नियुक्ति की गई है वो है रामेश्वर शर्मा की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द झारखंड गवर्नमेंट हैज़ बैन विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर टू बी हेल्ड एवरी ईयर ड्यू टू कोरोना। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? तो यहाँ कुछ मेले हैं, इनमें से हमको बताना है कौन सा मेला है जो झारखंड सरकार ने अभी उस पर रोक लगाई है। तो आंसर रहेगा यहाँ श्रावणी मेला। आप सभी ने सुना होगा। यहाँ श्रावणी मेला क्या है इसके बारे में मैं भी बता देता हूँ, साथ में हम बात करेंगे इन तीनों मेलों की भी जो यहाँ ऑप्शन में है। श्रावणी मेला एक्चुअली झारखंड में देवघर में आयोजन किया जाता है। देवघर भगवान शिव को समर्पित
एक मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। यहाँ पर हर सावन के मेले में एक विशेष मेला लगता है जिसमें श्रद्धालु कांवर लेकर आते हैं और भगवान वैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण इस मेले को आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये झारखंड सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। ठीक, तो बात करते हैं हम बाकी के मेलों की जो ऑप्शन में थे। तो सूरज कुंड फेयर है, ये हरियाणा में लगता है। राम रेखा फेयर ये उत्तर प्रदेश में रहता है। और चैरियोट फेयर यानी रथ मेला जगन्नाथपुरी में लगता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? 51वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या है? आंसर रहेगा यहाँ पर द ग्रेट रिसेट। ये है इसका थीम। किसकी थीम है ये? WEF की थीम ये रखी गई है। ठीक है, 51वीं जो WEF की एनुअल मीटिंग होगी इसकी ये थीम रखी गई है। अब ये मीटिंग जो होगी ये होगी कहाँ? दावोस में ये मीटिंग होगी। ठीक है, एक्चुअली सॉरी ये हो चुकी है, जनवरी 2021 में होगी, सॉरी। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ होगी? जनवरी 2001 में होगी। और कहाँ होगी? दावोस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी थीम्स की। ये जो आपको MSME, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, एवरी एक्शन काउंट और इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, ये जो आपको 4 थीमें दिख रही हैं ये भी किसी की थीम है। तो हम बात कर लेते हैं सभी की। तो MSME जो है ये RBI का अभी हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हुआ 2020 में, जो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया गया था। ये इसकी थीम थी MSME। ठीक, इसके बाद 36th एशियन समिट हुआ था वियतनाम में, जिसकी थीम रखी गई थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 20 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम रखी गई थी एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, 8 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ओशियन डे जिसकी थीम रखी गई थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button also to get my new videos. Okay students, thank you and best of luck for your upcoming exams.